और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां कल एक साथ कई जगह पर बादल फटने की घटना हुई, जिसके चलते वहां कई जगहों पर तबाही का मंजर है। अमरनाथ गुफा के पास भी बादल फटा है, हालांकि वहां तैनात सारे कर्मचारी सुरक्षित हैं। वहीं किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद चिनाब नदी उफान पर है। जम्मू कश्मीर पर कुदरत का जबरदस्त कहर टूटा। सुबह 4:30 बजे किश्तवाड़ के हांजर गांव में बादल फटने से तबाही मची, तो दोपहर में अमरनाथ गुफा के बाहर बादल फटा। बादल फटते ही पवित्र गुफा के बाहर जबरदस्त सैलाब नजर आया। आसपास के नाले उफान पर आ गए। श्राइन बोर्ड, पुलिस और सेना की टीमें फौरन हरकत में आईं और नाले के करीब मौजूद सारे स्टाफ को आनन फानन में वहां से निकाला गया। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुताबिक किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ। वहीं पवित्र गुफा भी सुरक्षित है, हालात नियंत्रण में हैं और उस पर लगातार नजर बनी है। वहीं किश्तवाड़ के हांजर गांव से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। चारों ओर तबाही का मंजर है। कुछ घर जो नजर आ रहे हैं बस वही सही सलामत हैं, और जो नजर नहीं आ रहे हैं वो नेस्त नाबूद हो चुके हैं। बुधवार सुबह 4:30 बजे इस गांव में बादल में ऐसा विस्फोट हुआ कि पानी तबाही बनकर बरसा। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 लोग लापता हैं। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग अब तक 17 लोगों का रेस्क्यू हुई और 7 डेड बॉडीज भी निकल गई। वो 17 में 5 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। सो वो 5 लोगों को 2 स्टेबलाइजेशन करके 3 लोगों को हमने किश्तवाड़ DH के लिए हमने रवाना करवा दिया। एक तो ये इलाका बेहद दुर्गम है, जहां सड़क तक नहीं है। उस पर मौसम का मिजाज इतना बिगड़ा है कि रेस्क्यू टीम भी यहां तक जान पर खेल कर पहुंची। उसे भी यहां तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। वहीं जो लोग बादल के फटने की घटना का शिकार हुए, उनका रेस्क्यू भी चुनौती भरा था। वजह यह है कि दरिया उफान पर थी, आसमान रह रहकर बरस रहा था और पैरों के नीचे की जमीन दलदली और फिसलन भरी हो चुकी थी। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। इन मुश्किलों को पार कर 12 घायलों को किश्तवाड़ के जिला अस्पताल तक लाया गया। उनमें से 3 की हालत गंभीर थी, सिर में चोट लगी थी। ऐसे में उन्हें जम्मू के GMCH रेफर किया गया। फालट आ गया, तो फालट से हम दब गया, सब मकान शकान गिर गया उधर। कोई पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में जो है वो 3 पेशेंट्स को लाया गया है। उनमें से एक पेशेंट जो है उनको ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी हेड इंजरी है और फ्रैक्चर है। तो उस एक पेशेंट को हम जो है न्यूरो सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए जम्मू GMC जम्मू में भेजेंगे। बाकी 2 पेशेंट्स जो हैं वो उनको भी इंजरीज हैं, लेकिन वो उनको ट्रीटमेंट यहीं पे फिलहाल होगा। किश्तवाड़ के हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है। राहत और बचाव का काम आगे जारी रहेगा। माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। उधर अखनूर में चिनाब नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। SDRF की टीमों को तैनात किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी से दूर रहें। जम्मू में सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, हम उदय भास्कर जी को सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि कितने लोग लापता हैं, कितने को रेस्क्यू किया गया, कुछ नंबर्स वो बता रहे थे, लेकिन इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका अब तक कोई अता पता नहीं है, कोई सुराग नहीं। बिल्कुल नेहा, अब तक जो जानकारी हमें मिली है कि 19 लोग जो है अभी भी लापता है किश्तवाड़ में, और उनकी जो है अभी भी जो है छानबीन जारी है, उनका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ जहाँ पे इस समय मैं मौजूद हूँ। ये जो है चिनाब नदी का जो है घाट है। अखनूर
जो कि सीमावर्ती इलाका है अखनूर कस्बा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चिनाब नदी है इस समय उफान पर है। दरअसल चिनाब नदी जो है किश्तवाड़ से ही होकर गुजरती है और जम्मू कश्मीर के कई जिलों से होकर गुजरती है। इस समय अखनूर में आप देख सकते हैं कि जल स्तर जो है काफी बढ़ चुका है, घाट तक पानी पहुंच चुका है और जिस घाट पर हम इस समय खड़े हैं ये घाट भी जो है कभी भी गिर सकता है, दरारें आ चुकी हैं, पानी का बहाव इतना ज्यादा है। अगर मैं ये आसपास का इलाका आपको दिखाऊं, ये काफी ऐतिहासिक इलाका है। यहाँ पर जो है अखनूर जो कस्बे का ऐतिहासिक किला है, इसकी काफी ज्यादा मान्यता है। यहाँ पर्यटक भी आते हैं और साथ ही में यहाँ पर अखनूर जो है यहाँ पर कई ऐतिहासिक मंदिर भी है, पांडव गुफा भी है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्यटक आते हैं। अब यहाँ पर चूंकि बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो चुका है तो प्रशासन ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वो घाट से दूर रहें, क्योंकि इस समय जो बारिश का पानी है वो चिनाब नदी में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। डेंजर मार्क तक जो है पानी आ चुका है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उनका कहना है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन स्थिति काफी भयावह है क्योंकि आप तस्वीरों से साफ तौर पर पता लगता है जिस तरह इस समय जो अखनूर में जो चिनाब नदी है जो कि सीधा किश्तवाड़ से होकर आती है कितनी उफान पर है, जल स्तर काफी बढ़ चुका है और एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ कल आई थी। लोगों से अपील की गई है कि वो यहाँ से दूर रहें और फिलहाल जो किश्तवाड़ में स्थिति है वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव कार्य है, वो शुरू हो चुका है दोबारा। कल जो है भारी वर्षा के कारण बचाव कार्य में काफी ज्यादा समस्या हुई थी क्योंकि वो जो दक्षिण इलाका है वो सड़क मार्ग से टूट चुका है, वहां पैदल जाना पड़ रहा है जो बचाव कार्य के लिए लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए बचाव कार्य में काफी जो है समय लग रहा है। लेकिन फिर भी जो स्थानीय सेना की टीम है, जो पुलिस की टीम है, उन्होंने काफी मशक्कत के बाद वहां से जो है 7 शव निकाले और जो उसमें से जो है 17 लोग जो है जख्मी भी उनको मिले, उनको अस्पताल ले जाया गया। किश्तवाड़ के जिला अस्पताल तक पहुंचने में भी उनको कई घंटे लग गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस समय कितनी समस्या हो रही है जो वहां पर बचाव कार्य चल रहा है। नेहा। सुनील जी भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ पर सुनील जी भट्ट अखनूर सेक्टर से जानकारी देते हुए कि कैसे वहां पर नदियां उफान पर हैं और वो डरा रही हैं। बिगड़ते मौसम की वजह से हिमाचल प्रदेश में भी हालात गंभीर हैं। लाहौल स्पीति में बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और जमीन खिसकने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम का रेड अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। 1-2 नहीं, पूरे 6 जिलों को सावधान कर दिया गया है। वहीं लाहौल स्पीति में बादल फटने और राज्य के दूसरे इलाकों में चट्टान खिसकने और दरिया में बहने से 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई। लाहौल के टोजलिंग नाले के पास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आईटीबीपी ने एक और शव बरामद किया और कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। उधर चंबा में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। रास्ते जगह जगह बंद हैं। पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे पर चनेड में भारी बारिश से नाले में उफान आ गया। यहां सड़क पर आए मलबे को साफ करते समय जेसीबी मशीन का हेल्पर पानी की चपेट में आकर बह गया। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद काफी दूर उसका शव मिला। उफनते नाले से उसका शव बड़ी मुश्किल से निकाला गया। वहीं ककीरा के पास चलती कार पर पत्थर गिरा, जिसमें एक परिवार बड़ी मुश्किल से बचा। चंबा में 34 सड़कें भारी बारिश से बंद हैं। वहीं मौसम का खतरा बरकरार है। मौसम विभाग की अभी जो फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंगली हिमाचल में कई जगहों पे जो है वो क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स हो सकते हैं। तो लोगों से अनुरोध है कि वो मौसम विभाग की और जिला प्रशासन की जो चेतावनी है उसको सावधानी से देखें और बहुत ही इमरजेंसी हो तभी सड़कों पे आएँ। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सोलन के नालगढ़ में हुई। कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, लाहौल स्पीति, मंडी और चंबा जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं कुल्लू, चंबा, सोलन, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में फ्लैश फ्लड और जमीन खिसकने की वार्निंग दी गई है। चंबा में विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।
बात ममता बनर्जी की, जो अभी से मिशन 2024 में जुट गई हैं। 5 दिन के दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने वाली हैं। वहीं विपक्ष को एकजुट करने के लिए वो डीएमके की सांसद कानिमोई से भी मिलेंगी। इसके अलावा उनकी मुलाकात जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी होने वाली है। कल ममता ने सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। बंगाल में जीत के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं और वो दावा कर रही हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए तो 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है। वहीं बीजेपी उनकी इस मुहिम पर निशाना साध रही है। Invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discuss the political situation in general, and also we discuss about Pegasus to COVID situation, and also we discuss about the unity of the opposition. So all we discuss. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता मोदी जी के बराबर नहीं है, बहुत बने हैं सब, तो उस जगह को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी आए हैं। लेकिन जो पार्टियों को लेकर 19 में उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उसका परिणाम सबके सामने है। फिर एक बार वही परिस्थिति आ रही है। कुछ पार्टियों की प्रतिनिधि आज पार्लियामेंट तक पहुंच नहीं पाए, कुछ नेता खुद भी नहीं पहुंच पाए जो गए थे हमारे कोलकाता में। तो इसलिए मोदी जी के साथ अगर प्रतिस्पर्धा करना है तो विकास के माध्यम से करना चाहिए। इस अतिमारी के समय देश को जैसा नेतृत्व दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और दुनिया में जिस प्रकार देश का और उनका खुद का कद इतना ऊंचा हो गया है, इससे समाज और देश भरोसा रखता है मोदी जी के ऊपर। देश सुरक्षित हाथों में है। तो ममता जहां दावा कर रही हैं कि विपक्ष एकजुट है, वहीं बीजेपी का दावा है कि विपक्ष भले ही एकजुट हो जाए, लेकिन देखिए बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। भैया यहाँ कटा लो यार कैमरा। हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा। हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है अपने परिवार को बचाने की। बस आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाती सड़कें बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दो बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। जासूसी कांड पर ममता बनर्जी ने जहां पश्चिम बंगाल में न्यायिक जांच कमेटी बना दी है, वहीं आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने उनकी जासूसी करवाई है। तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? एक चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, एक चर्चा पार्लियामेंट में होता है। देखिए अच्छा मौसम है, दीदी आई है यहाँ पे, लोगों से मिल रही है। मेरे ख्याल से उनका हर इल्जाम का या हर एक्यूजेशन या जो भी आरोप लगा रही है, हर चीज का रिएक्शन नहीं देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। इतना ही कहूंगा कि दीदी को ये मालूम होगा कि बहुत सालों से इनफैक्ट कोई इजरायली सॉफ्टवेयर है जिससे फोन टैप किया जा सकता है, व्हाट्सएप के कॉल्स सुनाई दे सकती है। ये बात जो है आज से 3 साल पहले से कलकत्ता सर्कल्स में इतना घूम रहा था, और दीदी का एक बहुत ट्रस्टेड आईपीएस ऑफिसर इजरायल जाके 38 लाख में वो सामान लेके आए थे। कोरोना की तीसरी लहर किसी भी वक्त आ सकती है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री अपना हैप्पी बर्थडे इस दौरान मना रहे हैं, वो भी लापरवाही से भरपूर। ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग एक मजाक बनकर रह गई। कोरोना की तीसरी लहर का संकट जब मुंह खोलकर खड़ा है, तो राजस्थान में जनता की जान से ज्यादा जरूरी मंत्री जी का जन्मदिन हो जाता है। 26 जुलाई की तस्वीरें हैं।
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का हैप्पी बर्थडे था और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के जन्मदिन के जश्न में ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोग जुट जाते हैं। जहां स्कूल कॉलेज तक बंद है, वहां राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन और RUHS कॉलेज की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर का बर्थडे समारोह अनहेल्दी माहौल को जन्म देते हुए मनाया जाता है। और मंत्री रघु शर्मा जी कहते हैं, कोरोना का दौर खत्म हुआ नहीं है, इसीलिए हम बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, हाथों को सैनिटाइज करने की बात करते हैं। कहीं कहीं सावधानी लगती है। मेरी आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता से विनम्र प्रार्थना है कि अभी कोरोना का खतरा टल नहीं है। विशेषज्ञ तीसरी वेव की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर जरा सी असावधानी हम बरतेंगे, वो हमारे लिए थर्ड वेव के रूप में खतरे के रूप में सामने आ सकती है। तीसरी लहर आ सकती है नहीं मंत्री जी, आ ही जाएगी जब आप ही अपने जन्मदिन पर सोमवार को इतने उत्साहित हो गए कि वही प्रोटोकॉल भूल गए जिन्हें फॉलो न करने पर जनता जुर्माना भरती है। बर्थडे पर अपने दीप जलाते हैं तो ना खुद मास्क पहनते हैं ना दूसरे। तलवार निकाल कर रघु शर्मा उसी भीड़ में खड़े हो जाते हैं जिससे बचा जा सकता था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को इससे भला क्या लेना देना। एक तो कद्दावर नेता है, ऊपर से मंत्री पद हाथ में, अपनी वाहवाही, अपना बर्थडे, अपनी ताकत, अपना कानून, अपनी पुलिस। तो भीड़ जुटाओ, बर्थडे मनाओ, बाकी नियम कायदा कानून जनता के लिए है। माना कि अब एक्टिव केस बहुत कम हो गए हैं, पॉजिटिव केस भी 10-20 आ रहे हैं, लेकिन असावधानी किसी भी खतरे को आमंत्रित कर सकता है। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए थे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जिस राजस्थान में मुख्यमंत्री तक कोरोना से ठीक होने के बावजूद लंबे वक्त क्वारंटीन रहे, जहां बेरोजगारों की भर्ती कोरोना के नाम पर भीड़ जुटाने से बचने के लिए टाल दी जाती है, वहां जनता जिए या मरे, मंत्री जी के जन्मदिन का जश्न मनता रहे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अक्सर आपने भारत चीन बॉर्डर से हिंसक झड़प की खबरें सुनी होंगी, लेकिन यहां देश के ही दो राज्य असम और मिजोरम आपस में भिड़ गए हैं। दुश्मन की तरह एक दूसरे के खिलाफ मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। इस घटना की तहकीकात करने के लिए आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची ताकि इस खबर का पूरा सच देश के सामने आ सके। जहां हथियारबंद लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जहां खूनी संघर्ष में लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे थे, जहां दोनों तरफ से लाठियां चल रही थीं, जहां गोलियां चल रही थीं, जहां दो राज्यों की पुलिस ऐसे लड़ रही थी जैसे दो देशों की सेनाएं लड़ती हैं। उस असम मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर पर आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां युद्ध के बाद वाली शांति थी। ये है कुरीसारा एरिया, ये असम मिजोरम बॉर्डर के पास ही एक इलाका है और यहाँ पर एक असम पुलिस की एक कैंप यहाँ पर बनाया गया है। ये टेम्पोररी कैंप है और ये यहाँ पर असम पुलिस के जवान तैनात किया गया है यहाँ पर। और इस रास्ते पर अगर देखा जाए कि यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर के दूरी पर ही जो ओरिजिनल असम मिजोरम के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉर्डर है वो यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर आगे यहाँ पर है। सोमवार की घटना के बाद मंगलवार को आज तक की टीम असम मिजोरम के उस लैलापुर बॉर्डर पर पहुंची, जहां खूनी संघर्ष में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई, कई पुलिस वाले और स्थानीय लोग घायल हो गए। आखिर उस दिन हुआ क्या था? आज तक के कैमरे पर चश्मदीदों ने पूरी कहानी सुनाई। अचानक से वो लोग मेजर लोग हमला कर दिया और मार्बल से हमला किया। मेरा भी एक जख्मी हुआ, यहाँ पे भी मेरा भी टूटा, मार्बल से फेंका तो, और हमारा सिविलियन भी बहुत जख्म हुआ। ये फायरिंग कितनी देर तक चली? 30-35 मिनट तक चली। धड़ाधड़ फायरिंग चली। जो जनरल पब्लिक है उनके पास भी हथियार थे? उनके पास भी हथियार थे, मशीन गन और मार्बल से वो लोग फायरिंग किया था।
काल में 4 बजे में हम लोग उधर में गया है, ऊपर में हम लोग का 6 आदमी को मार दिया और हम लोग का सिविल 1 आदमी को मार दिया और कोई थोड़ा चोट लगा है, बहुत हैं अभी हॉस्पिटल में। अभी मेरे को उधर भी मारा है, यारगन से मारा है हम लोग को। उन लोग तो मिजो लोग इतना गद्दारी करता है, ऐसे करता है, हम लोग को मारते रहता है। उन लोग ज्यादा फायरिंग किया था, स्नाइपर से फायरिंग किया था, मैं अपने खुद आंखों से देखा है। सोमवार को असम और मिजोरम बॉर्डर पर जो हुआ वो कोई पहली बार नहीं हुआ। 150 साल से दोनों राज्य भारत पाकिस्तान की तरह आमने सामने हैं, लेकिन पिछले महीने जून से ये तनाव बढ़ने लगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आज तक इस ताजा विवाद की जड़ तक पहुंचा। 30 जून को मिजोरम ने असम पर सीमावर्ती जिलों में से एक कोलासिब में अपनी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। बदले में असम ने मिजोरम पर आरोप लगा दिया कि उसके सीमावर्ती जिलों में से एक हैलाकांडी तक 10 किलोमीटर अंदर तक मिजोरम ने अवैध निर्माण करवाए हैं। इसके बाद असम पुलिस मिजोरम के कोलासिब जिले में बॉर्डर से करीब 5 किलोमीटर अंदर एतलांग हंगार पर नियंत्रण करने पहुंची। इसके बाद बढ़ते तनाव के बीच खबरें आने लगी थीं कि असम के अधिकारियों ने मिजोरम के कोलासिब जिले के बुराचेप में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। बुराचेप को असम अपनी सीमा का इलाका बताता है, लेकिन इस बात से तनाव बढ़ गया और यहीं पर असम सरकार की एक टीम पर ग्रेनेड से हमला हुआ। इसके बाद 25 जुलाई को कथित तौर पर लैलापुर बॉर्डर के पास मिजो किसानों की 8 झोपड़ियों को जला दिया गया। इससे तनाव बड़ी हिंसा में बदल गया और उसके बाद क्या हुआ वो भारतीय इतिहास में एक कलंक बन गया। हम लोग जुट जैसा परिवेश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम लोगों का जो जमीन है, हम लोगों का जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री हम लोगों को रखने के लिए हम मजबूर हूँ। हम लोग देहप्रतिज्ञ हूँ, हम लोग ये जैसे तैसे भी छोड़ूंगा नहीं। और हम लोगों का जमीन ऑलरेडी जो मिजोरम सरकार ने ले लिया उसको हम लोग रिक्लेम करूंगा। उसमें हम लोग इसके लिए हम लोग केंद्रीय सरकार का जो सहाय है वो भी मांगूंगा। लेकिन जैसे भी हो हम लोगों का जमीन, हम लोग का सीमा वो अटूट रखने के लिए, कायम रखने के लिए जो करना है हम लोग करूंगा। 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन असम मिजोरम की सीमा पर जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। वो भी तब जब मिजोरम कभी असम का एक जिला हुआ करता था। 1972 में वो अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 20 फरवरी 1987 को इसे भारत के 23वें राज्य का दर्जा मिल गया। यानी जो 2 राज्य कभी एक हुआ करते थे वो जमीन के लिए अब जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं। अभी हम हैं कुलीसरा एरिया में। ये असम मिजोरम बॉर्डर के पास ही एक इलाका है और ये इलाका है असम के कसर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर एक देखा जाए कि ये रास्ता है, ये रास्ता असम मिजोरम बॉर्डर के पास में ये रास्ता गया हुआ है और इसी रास्ते को लेकर ही तनाव शुरू हुआ था असम मिजोरम पुलिस के बीच। आज तक की टीम सिलचर अस्पताल पहुंची, जहां असम पुलिस के 48 घायल जवानों का इलाज चल रहा है। उन्हीं में से एक हैं गोपी कांता सिन्हा। उन्हें पैर में मिजोरम पुलिस की गोली लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द दिल में उठ रहा है। हम लोग तो सोचा नहीं था ऐसा होगा बोल के, क्योंकि एक ही देश का है। वो लोग हम लोग का भाई था, मगर उन लोग अचानक हम लोग का ऊपर फायर डाल दिया सर। मुझे लोग पत्थर में से ड्रिल मारा है, वो गुल्ली चुड़ा है, बम मारा है। हम लोग सामने था और पहले हमारा ऑटो में पत्थर लगा है। पत्थर लगाने बाद में हम लेट पोजीशन में झाप दिए। हथियार गैस गन हमारा साथ में था, एम्यूनिशन था, वो लेके नीचे गता में गिरा है, इसलिए लेट पोजीशन में हुआ है, इसलिए हमारा जान बचा है। हमारा किनारे में एक आदमी गुल्ली लगा है, बॉडी पूरा बॉडी में बसा हल्ला कर रहा है। असम मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर पर इस वक्त शांति है, लेकिन हवा में अनहोनी की आशंकाएं तैर रही हैं। इसलिए जब कांग्रेस पार्टी का एक दल हिंसा वाली जगह का दौरा करने और पीड़ितों से मिलने निकला तो काचर जिले में असम पुलिस ने उसे ही रोक दिया। इधर दिल्ली में गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो चुका है, जिसने आज दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बैठक बुलाकर मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया है। अब उम्मीद है सोमवार को जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा।
असम मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर से हेमंता नाथ, आज तक। बात अमेरिका की तिब्बती चाल की करेंगे, क्योंकि भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी 2 खास मुलाकातों से चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ब्लिंकन ने आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से 2 प्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों के कूटनीतिक संदेश को डीकोड करती हुई ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने दौरे के मुलाकातों का सिलसिला कुछ ऐसे शुरू किया जिस पर चीन को चिढ़ मचेगी। सिविल सोसाइटी राउंड टेबल में कहने को तो भारत के सभी बड़े धर्मों के प्रतिनिधि थे, लेकिन तिब्बती धर्मगुरु गेशे दोरजी दामदुल की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई है। गेशे दोरजी दामदुल दिल्ली में तिब्बत हाउस के निदेशक हैं और दलाई लामा के पूर्व वार्ताकार हैं। ब्लिंकन की मुलाकात तिब्बत के सिर्फ एक धर्मगुरु से नहीं हुई। उन्होंने दलाई लामा और तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधि नगोदूप डोंगचुंग से अलग से मुलाकात भी की है। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने भारत के दौरे पर तिब्बत के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके कई सामरिक संकेत मिलते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका और भारत ने मिलकर एक साझा तौर पर यह निर्णय लिया होगा कि जब सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ होंगे तो वो दलाई लामा के प्रतिनिधि से मिलेंगे, और इसका सीधा निशाना बीजिंग पर है। जितना ज्यादा उस पर ये दबाव बढ़ेगा मानवाधिकारों पर, तो चीन और ज्यादा गुस्सा होगा, और इसकी वजह से उसकी जो विश्व भर में उसकी जो साख है, उसकी छवि है, वो और खराब होती जा रही है। तो चीन की जो मंशा है कि वो पूरे विश्व में, खासतौर पे विकासशील देशों में अपने आप को बहुत बड़े नेता के तौर पर पेश करना चाहता है, उसको धक्का लगेगा। विदेश मंत्री ब्लिंकन की भारत में तिब्बती प्रतिनिधियों से मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत के दौरे पर आए थे। तिब्बत के अपने दुर्लभ दौरे में उन्होंने तिब्बत पर चीनी अधिकार की नुमाइश भी की थी। इससे पहले जून के आखिरी हफ्ते में चीन ने तिब्बत में वो बुलेट ट्रेन दौड़ानी शुरू की है। वो वहां तक जाती है जहां से अरुणाचल प्रदेश की सीमा बहुत दूर नहीं है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का संकेत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का दांव कहा जा सकता है। अमेरिका में तिब्बत पर कई बिल प्रस्तावित हैं और इस बात की जरूरत जताई जा रही है कि तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया जाए। कई अमेरिकी सांसद तिब्बत को चीन से मुक्त कराने की बात खुल्लम खुल्ला कर चुके हैं। भारत की धरती से अमेरिका ने तिब्बत वाला संदेश दिया है, जबकि इसी 6 जुलाई को दलाई लामा के 86वें जन्म दिवस पर नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पहली बार सार्वजनिक बधाई दी थी। इसका सीधा निशाना बीजिंग पर है, क्योंकि चीन ने एक तो अतिक्रमण किया हुआ है हमारे सरहद पर। पिछले 1.5 साल से एक संकट चलता आ रहा है, विवाद LAC का, और चीन कहती है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है और चीन कहती है कि लद्दाख भी उन्हीं का है। तो इस संकट से निपटने के लिए एक तो होता है कि एक कड़ा संदेश जाए दूसरी तरफ, और भारत ने मेरे ख्याल से अमेरिका के साथ ये बिल्कुल तालमेल करके ये कदम उठाया है। ब्लिंकन के दौरे का असल मसला अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के चतुर्भुज को और मजबूत करना है। इस क्वाड साझेदारी से चीन पहले ही असहज है और अब अमेरिका का तिब्बत कार्ड उस पर और भारी पड़ सकता है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।